गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर रमेश सोनी उत्कर्ष क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे थे विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। यहाँ हमने चर्चा की थी एंडीज पर्वत, रॉकेज पर्वत, अपलेशियन, एटलस, ट्रैकेंसबर्ग, किलिमंजारो, माउंट केनिया, यूराल पर्वत, कॉकेसस पर्वत, पिरेनीज पर्वत, आल्प्स, जूरा, वाजे, जलोन, और यहाँ तक हमने सारे पर्वतों पर चर्चा कर चुके हैं। आगे और अब डिटेल से चर्चा करते हैं इन पर्वतों के बारे में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय पर्वत, काराकोरम, एल्बोर्ड, जाग्रोस, पोंटिक, टॉरस, अरावली इत्यादि इन सारे पर्वतों के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार सभी को, राकेश जी, स्वाति जी, महेश जी, सभी को नमस्कार। तो टॉपिक पे जुड़िएगा आप लोग जल्दी से। मोनिका जी, सभी को नमस्कार। तो टॉपिक पे हम लोग चर्चा करते हैं। कल जो हमने पढ़े थे विश्व के प्रमुख पर्वत, आज कुछ प्रश्न भी चर्चा करेंगे, आंसर देना है आप लोगों को। तो चर्चा करते हैं। अगला हमारा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। तो उसी क्रम में चल रहे, देखिए लगातार हमने जो क्रम लिखा था यहाँ पर, उसी क्रम में लगातार हम पर्वतों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हाँ, 40 नंबर, थोड़ा सा 40 नंबर जलोन पर्वत, सॉरी बाकी है। वाजेज पर्वत तक हो गया था, जलोन पर्वत के नाम से जाना जाता है। यूराल, कॉकेसस, पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, वाजेज, जलोन पर्वत से हमें चर्चा करनी है 14th वाले से। तो यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं जलोन पर्वत कहाँ पर है और उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पर यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत यहाँ पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है नॉर्वे के नाम से जाना जाता है। देश का नाम कहलाता है नॉर्वे। देश का नाम है यहाँ पर नॉर्वे। और इधर एक देश है, देश का नाम कहलाता है स्वीडन के नाम से। नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे व स्वीडन देश। नॉर्वे व स्वीडन देशों की सीमा पर यहाँ पर एक पर्वत स्थित है। पर्वत का नाम कहलाता है जलोन पर्वत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है जलोन पर्वत। नॉर्वे व स्वीडन देश की सीमा पर स्थित विश्व का प्रमुख पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है जलोन पर्वत के नाम से जाना जाता है। हाँ, आल्प्स पर्वत का भी विस्तार थोड़ा सा बताना था कहाँ कहाँ पर है, इसी चित्र में अभी हम समझ लेंगे और उसको भी लगातार लिख डालेंगे। पहले आल्प्स पर्वत का ही लिखेंगे और उसके बाद में जलोन पर्वत का लिखेंगे। तो जलोन पर्वत एक बार कंप्लीट कर देता हूँ। नॉर्वे व स्वीडन देशों की सीमा पर स्थित एक प्रमुख पर्वत है। पर्वत का नाम कहलाता है जलोन पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत कहलाएगा जलोन पर्वत। जलोन पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है केबने कासे। जलोन पर्वत है, नॉर्वे व स्वीडन देश की सीमा पर स्थित प्रमुख पर्वत है और इसकी सर्वोच्च चोटी कही जाती है केबने कासे। तो ये देश क्षेत्र कहलाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। नाम कहलाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन देशों के अंतर्गत शामिल होता है नॉर्वे, स्वीडन, और यहाँ पर एक छोटा सा देश और स्थित है, इसका नाम कहलाता है डेनमार्क, और इधर द्वीप के रूप में नाम कहलाता है आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। इन चारों देशों को मिलाकर एक देश बनता है, देश का नाम कहलाता है, समूह बनता है, देशों का नाम कहलाता है स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से। ये भी आगे अभी हम नोट करेंगे। तो मैं इस केबने कासे को जरा थोड़ा सा इधर नोटिस कर रहा हूँ। तो ये एक देश नजर आएगा, देखिए यहाँ पर नाम कहलाता है आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। देश का नाम कहलाता है आइसलैंड। में नाम इधर लिख दे रहा हूँ इसका, केबने कासे। जलोन पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है नॉर्वे स्वीडन देश की सीमा पर केबने कासे के नाम से। नॉर्वे देश, स्वीडन देश, सीमा पर पर्वत जलोन पर्वत, और नॉर्वे, स्वीडन, इधर एक देश है, देश का नाम मैं यहाँ पर आपको दर्शा रहा हूँ, इसका नाम कहलाता है डेनमार्क के नाम से। नजर आया होगा देश, देश का नाम कहलाता है डेनमार्क। और यहाँ पर एक द्वीप के रूप में देश है, देश का नाम कहलाता है आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। देश का नाम है आइसलैंड। आयरलैंड अलग है, आइसलैंड अलग है। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन चार देशों को मिलाकर एक संगठन बनता है। संगठन का या नाम बनता है, नाम कहलाता है स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से जाना जाता है। कई बार एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है स्कैंडिनेवियन देशों में कौन कौन से देश शामिल है, तो हमारा आंसर होगा आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। स्वीडन इधर ये रहा, यहाँ पर नॉर्वे, इधर डेनमार्क और यहाँ पर कहलाता है आइसलैंड। यूरोप महाद्वीप के देश है
चारों देशों को मिलाकर संगठन का नाम पड़ता है। संगठन कहें या क्षेत्र कहें, विशेष नाम कहलाता है स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से जाना जाता है। और स्कैंडिनेवियन देशों में यहीं पर एक देश है, देश का नाम कहलाता है फिनलैंड। अगर फिनलैंड को भी शामिल कर दिया जाए तो नाम कहलाता है फेनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। फेनो स्कैंडिनेवियन देश, तो स्कैंडिनेवियन में 4, फिनलैंड को शामिल कर ले तो नाम कहलाएगा फेनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से। तो इन्हीं में से एक है, ये कहलाता है पर्वत। पर्वत का नाम जलोन पर्वत, सर्वोच्च पर्वत चोटी केबनेकासे के नाम से। तो मेरा यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ, महत्वपूर्ण जो बात हुई कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का सबसे महत्वपूर्ण पर्वत तो आंसर कहलाएगा जलोन पर्वत के नाम से जाना जाता है। वासजेज पर्वत के बारे में मैंने बता दिया था, याद करिए। वासजेज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है ग्रैंड बेलन के नाम से। नोट नहीं किया तो आगे अभी हम नोट कर डालेंगे। मैं एक बार अभी चेक कर लूंगा मैंने लास्ट क्या लिखवाया था, नोट करना, लेकिन समझा जरूर दिया था। याद करिए वासजेज पर्वत के बारे में, फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाने वाला पर्वत नाम कहलाता है वासजेज पर्वत। तो वासजेज पर्वत, उसके बाद जलोन पर्वत और आल्प्स पर्वत का थोड़ा सा वापस से बताना था, उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो वो सबसे पहले वहीं से शुरुआत करेंगे। ये हमने समझ लिया, इसको अभी आगे नोटिस कर लेंगे, नोट कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कल आपको एक पर्वत बताया था, पर्वत का नाम कहलाता है, इधर एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत है, यहाँ पर देखिए, इस पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। इधर देश है, देश का नाम कहलाता है फ्रांस देश, इधर की और देश है, नाम कहलाता है इटली देश। फ्रांस और इटली की सीमा बनाने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत के बारे में जाना जाता है। तो वासजेज पर्वत मैंने बताया था, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर है। यहाँ पर एक पर्वत है, नाम कहलाता है फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वासजेज पर्वत के नाम से। ये हम चर्चा कर चुके हैं, नोटिस करना है, नोट हम कर डालेंगे आगे। तो ये कुछ पर्वतों के बारे में मैंने आपको बताया था। आल्प्स पर्वत का विस्तार है, यहाँ पर देखिएगा फ्रांस, इटली, इधर एक छोटा सा देश है मोनाको, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्लोवानिया। इन सारे देशों में फैला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। लेकिन मैंने आपको चार्ट के रूप में वहाँ पर बात लिखवाई थी, फ्रांस और इटली की सीमा बनाने वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। फ्रांस और इटली की सीमा बनाते बनाते फिर आगे जाता है स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इधर की और ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया, और एक छोटा सा देश बीच में और है, नाम कहलाता है लिचेनस्टाइन के नाम से जाना जाता है। स्विट्जरलैंड के बिल्कुल निकट है लिचेनस्टाइन, उस देश में भी ये पर्वत फैला है। तो अनेक सारे देशों में है ये, इतनी लंबी जो श्रृंखला अनेक सारे पर्वतों, अनेक सारे देशों में फैला है आल्प्स पर्वत। तो आल्प्स पर्वत के बारे में थोड़ा सा हम और नोटिस कर डालते हैं। कल तक जहाँ जो हमने नोट किया था, तो हमने कुछ चित्र भी देखा था, याद करिए। यहाँ पर मैंने आपको एक पर्वत बताया था, पर्वत का नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत। यहाँ पर पर्वत बताया था वासजेज पर्वत के नाम से, और मैंने वासजेज पर्वत के बारे में कल नोटिस भी करवाया था, याद करिए। ग्रैंड बेलन इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, 1424 मीटर ऊंची। वासजेज पर्वत फ्रांस और जर्मनी के मध्य में। ये सारी बातें हम नोट कर चुके हैं। फ्रांस और जर्मनी के मध्य ग्रैंड बेलन पर्वत चोटी है, 1424 मीटर ऊंचाई। नोट मैंने करवा दिया था, याद करें। ये चारों का मैंने यहाँ पर चार्ट आपके सामने बनवाया था। पिरेनीज, आल्प्स, जूरा, वासजेज, ये किन किन देशों के मध्य में, कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं। आल्प्स पर्वत के बारे में थोड़ा सा और लिखना था, और किन किन देशों में इसका विस्तार है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो देखिएगा आल्प्स पर्वत का विस्तार कौन कौन से देशों में है, ये आपके सामने मैं रख रहा हूँ। माउंट ब्लांक के बारे में लिखा था हमने, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी। जूरा पर्वत के बारे में लिख चुके हैं, जूरा पर्वत से तात्पर्य घने जंगल होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आल्प्स पर्वत का विस्तार। इसका विस्तार इटली और फ्रांस की तो सीमा बनाता है, याद करिए। इटली और फ्रांस की सीमा बना रहा है, इटली, फ्रांस, और एक मध्य में छोटा सा देश है, देश का नाम कहलाता है मोनाको के नाम से। इटली, फ्रांस, मोनाको, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, व स्लोवानिया देशों में है।
और इसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी मैंने आपको बताई थी, याद करिए। सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम कहलाता है, इसका माउंट ब्लांक के नाम से, जो पूरे यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, नाम कहलाती है माउंट ब्लांक के नाम से। इस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी इस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट ब्लांक है। माउंट ब्लांक के बारे में कल स्पेशल लिख चुके थे हम, याद करिए, माउंट ब्लांक है। तो सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट ब्लांक के नाम से। आल्प्स पर्वत का विस्तार किन किन देशों में, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। देखिए, प्रत्येक की यहाँ पर ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई जानना कोई बहुत आवश्यक नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है किन किन देशों के मध्य सीमा बनाता है, वो वाला चार्ट जो था वो महत्वपूर्ण बात है, वो मैंने आपके सामने बता दिया। तो ब्लैक फॉरेस्ट से तो डैन्यूब नदी का उद्गम होगा, आप बहुत आगे सुरभि जी, अच्छा पता है आपको, बहुत बढ़िया बात है। और ब्लैक फॉरेस्ट पर होगा, हम नदियाँ पढ़ेंगे, डैन्यूब नदी उसका उद्गम स्थल होगा जर्मनी देश के अंतर्गत ब्लैक फॉरेस्ट, वो आगे हम चर्चा करेंगे जब नदियाँ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। डैन्यूब नदी का उद्गम होता है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, वो उस समय हम लोग चर्चा करेंगे वहाँ पर। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर चर्चा की आल्प्स पर्वत के बारे में। और अभी हम लोगों ने जो पढ़ा था आल्प्स पर्वत का, यदि यहाँ पर विस्तार बताऊँ तो इस वाले चित्र में देखिएगा, यहीं पर एक छोटा सा देश है, देश का नाम कहलाता है मोनाको के नाम से। तो इससे भी होकर गुजरता है, पर्वतीय भाग है, नाम कहलाता है इधर मोनाको से, इधर फ्रांस, फिर स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवानिया, और चौड़ाई में है पर्वत, कई सारे भागों में फैला है, तो यहाँ जर्मनी तक भी लगेगा। तो जर्मनी देश की भी सीमा लगती है, तो जर्मनी में फैला है, नाम कहलाता है आल्प्स पर्वत के नाम से जाना जाता है। ये चित्र मैंने कच्चा चिट्टा कल बनाया था, याद करिए। फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली और इधर स्पेन की ओर पिरेनीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत और वाजदेज पर्वत। वाजदेज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी ग्रैंड बेलन 1424 मीटर कहलाती है। क्वेश्चन अभी मैं करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा रुकिए, धैर्य रखें, पहले मेट्रो हो जाने दीजिए। भुवनेश जी, आप बड़े आगे आगे बड़े जल्दी भागते हैं, थोड़ा धैर्य रखिए, शांति रखिए। टॉपिक होगा, हम जरूर उसमें प्रश्न पे चर्चा करेंगे, टॉपिक हमारा एक बार होने दीजिए। टॉपिक के साथ साथ मैं आज मैंने आपको प्रॉमिस किया जरूर करवाऊंगा, जब भी प्रॉमिस दिया है तो काम किया है, तो प्रॉमिस के अनुसार थोड़ा समझ लें, उसके बाद में आगे हम प्रश्न करेंगे। जलोन पर्वत के बारे में भी नोट कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो माउंट ब्लांक, जूरा पर्वत, और अभी हमने देखा था यहाँ पर आल्प्स पर्वत का विस्तार इत्यादि, और हमने यहाँ पर अभी चर्चा की है पर्वतों के बारे में। यहाँ पर एक पर्वत यूरोपीय रूस, और इधर हमने कॉकेसस और यूराल पर्वत के बारे में चर्चा की थी। कल मैंने चित्र बनाया था आपके सामने, यूराल पर्वत इत्यादि से रिलेटेड बातें कुछ। अब हम आगे नोट करते हैं, यहाँ पर देखिए जो हमने चित्र में देखा था, अभी जो यहाँ पर पर्वत पे चर्चा की थी जलोन पर्वत के बारे में, इसको जरा नोटिस कर लेते हैं जल्दी से। जलोन पर्वत, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, संडे को टेस्ट रहेगा, 25 प्रश्नों का टेस्ट है, उसको जरूर अच्छे से देना है आपको। और यहाँ पर हमारे क्लासेस, लाइव क्लासेस का उद्देश्य रहता है आपको अच्छे से समझाना, और साथ साथ में मैटर भी नोट करना है। जैसे हम क्लास ऑफलाइन क्लासेस में नोट करते हैं बुक में, वैसे ही आपको नोट करते चले जाना है। नोट करना महत्वपूर्ण है, तभी आप अच्छे से प्रश्न कर पाएंगे। जलोन पर्वत, तो इसके बारे में कुछ बातें लिखिएगा जो अभी समझा हमने। यह पर्वत नॉर्वे व स्वीडन देशों की नॉर्वे व स्वीडन देशों की सीमा पर स्थित है। अगला बिंदु, यह स्कैंडिनेवियन देशों का प्रमुख पर्वत है। अगला बिंदु,
इस पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी केब्निका से है, जो नॉर्वे व स्वीडन की सीमा पर जो नॉर्वे व स्वीडन की सीमा पर 2097 मीटर ऊंची है। 2097 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये सारी बातें इससे महत्वपूर्ण है। पर्वत नॉर्वे स्वीडन देशों की सीमा पर है, स्कैंडिनेवियन देशों का प्रमुख पर्वत है। मैंने यहाँ पर चर्चा की थी, स्कैंडिनेवियन देश नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क, 4 देश मिलाकर कहा जाता है स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से जाना जाता है। जब इसमें फिनलैंड को भी जोड़ दिया जाता है तब उसे कहा जाता है फेनो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक हम नोट करेंगे, पर्वत का नाम कहलाता है जलोन पर्वत के नाम से, और एक यहाँ पर टेक्निकल टर्म आई, नाम कहलाता है स्कैंडिनेवियन देश के बारे में। तो अगला मैं छोटा सा नोटिस कराऊंगा, नोट के रूप में नीचे लिख डाले स्कैंडिनेवियन देश। तो स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। कौन कौन से देश शामिल है? आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, 4 देश इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने जल्दी से। जलोन पर्वत यहाँ पर, ये मैंने आपको नोट कर किया है। तो हो गया होगा नोट, जलोन पर्वत। आगे छोटा सा हेडिंग डाले, हमने कहा था स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में। स्कैंडिनेवियन देश किसे कहते हैं? तो यहां पर लिखिएगा स्कैंडिनेवियन देश। इसमें यूरोप महाद्वीप के 4 देश शामिल है। यूरोप महाद्वीप के 4 देश शामिल है, जिनमें पहला आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और चौथा कहलाता है डेनमार्क। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को मिलाकर नाम दिया जाता है स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से जाना जाता है। यहीं पर एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी और है, नाम कहलाता है फेनो स्कैंडिनेवियन देश। फेनो स्कैंडिनेवियन देश। फेनो स्कैंडिनेवियन देशों में इसमें फिनलैंड और जुड़ जाता है, नाम कहलाता है फेनो स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से। इसमें यूरोप महाद्वीप के साथ साथ नोट करते चले जाना है जल्दी से। इसमें यूरोप महाद्वीप के 5 देश शामिल है, जिनमें पहला आइसलैंड, सेम भाई 4 नाम तो वही और एक जुड़ जाएगा फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड मिलाकर नाम कहा जाता है फेनो स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से। फिनलैंड जुड़ गया तो नाम पड़ गया फेनो स्कैंडिनेवियन, और स्कैंडिनेवियन देशों का नाम कहा जाता है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क।
अब नाम क्यों पड़ गया, किन कारण से पड़ गया, वो तो इसके इतिहास पे जाना पड़ेगा। इतिहास पे हमारा यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं, हमारा महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये किस प्रकार से इसका, अब मेरा नाम भी रमेश नाम क्यों रख दिया गया, इसका इतिहास तो नहीं मालूम, बस रख दिया। आपका नाम सुरेश रखा तो क्यों रखा, बस रख दिया, अगर वालों ने कोई कारण नहीं, बस वैसे यहाँ पर कारण होंगे उसके बहुत सारे, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है कौन कौन से देश शामिल है, ज्योग्राफी में पूछा जाता है तो 4 देश है स्कैंडिनेवियन में, फेनो स्कैंडिनेवियन, फिनलैंड जुड़ जाता है स्कैंडिनेवियन में, नाम पड़ जाता है फेनो स्कैंडिनेवियन देशों के नाम से जाना जाता है। लिख लिया आप लोगों ने, ये सारे यहाँ पर महत्वपूर्ण थे स्कैंडिनेवियन और फेनो स्कैंडिनेवियन देशों के बारे में। तो ये हमने चर्चा की यहाँ पर, जलोन पर्वत, स्कैंडिनेवियन, फेनो स्कैंडिनेवियन, वाजसेज पर्वत, हाल्स पर्वत के बारे में थोड़ा सा विस्तार वगैरह जो मैंने आपको बताया था, तो ये सारी बातें इसमें हमने पढ़ी। अब अगला हमारा जो पर्वत है इस लिस्ट में देखिए, हमने जो चर्चा की थी शुरुआत में जो चार्ट बनाया था, जलोन पर्वत के बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत 15 नंबर पर आएगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। तो देखिए जलोन पर्वत के साथ साथ स्कैंडिनेवियन और फेनो स्कैंडिनेवियन की भी चर्चा की है हमने यहाँ पर। अगला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है, पर्वत का नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। तो विश्व मैप में आप लोकेशन देखें, फिर मैं आपको अलग से उसका चित्र भी दर्शाऊंगा। वर्ल्ड मैप में देखिएगा आप लोग, वर्ल्ड मैप में भी यदि हम कहें तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत का विस्तार है। यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल पूर्व दिशा में यहाँ पर स्थित एक पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया देश के बिल्कुल पूर्वी किनारे पर यहाँ पर एक पर्वतीय भाग है, उसका नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से जाना जाता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत का इसी ऑस्ट्रेलिया का भाग का थोड़ा डिटेल से नक्शा देखते हैं, डिटेल से मैप हम लोग देखते हैं, फिर यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत पर्वत स्थित है, इसका ऑस्ट्रेलिया का मैप यहाँ पर डिटेल से, बड़ा मैप आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का, और यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के बारे में। ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर यहाँ पर एक पर्वत फैला है, पर्वत का नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। तो मैं इधर नाम लिख रहा हूँ, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारे पर स्थित है। इस पूर्वी किनारे पर आगे चर्चा करेंगे, आप जो कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं उनके ऊपर प्रश्न तो अभी मैं दूंगा, देखिए बौछार करूंगा आपके सामने, अच्छे से तैयार रहेगा। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक पूरे किनारे पर स्थित है, और यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, उन नदियों का नाम कहलाता है, एक का नाम कहलाता है डार्लिंग नदी और एक का नाम कहलाती है यहाँ से मर्रे नदी। मर्रे नदी मुख्य, डार्लिंग इसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पर एक नदी का नाम लिख रहा हूँ मैं, इस नदी का नाम कहलाता है डार्लिंग नदी, और ये नदी का नाम कहलाता है मर्रे नदी के नाम से। मर्रे नदी ऑस्ट्रेलिया देश की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से 2 नदियों का उद्गम होता है, एक का नाम कहलाता है डार्लिंग नदी, दूसरे का नाम कहलाता है मर्रे नदी। नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में मनीषा जी आगे चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रुक के जरूर बताऊंगा कौन कौन से देश है क्या है शामिल, आगे चर्चा करेंगे, समय टॉपिक नहीं तो भटका हो जाएगा, आगे चर्चा जरूर करेंगे हम लोग, पक्का मैं प्रॉमिसली याद रखूंगा। डार्लिंग नदी और मर्रे नदियों का उद्गम होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत से, दोनों नदियां यहां से उद्गम होती हैं, और उद्गम होने के बाद यहाँ पर महासागर कहलाता है, दक्षिणी महासागर के नाम से जाना जाता है, दक्षिणी महासागर, साउथ ओशियन ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण दिशा में स्थित है, नाम कहलाता है दक्षिणी महासागर के नाम से। ये दक्षिणी महासागरीय क्षेत्र में जाकर नदी गिर जाती है, नदी का नाम कहलाता है मुख्य नदी है मर्रे, सहायक नदी का नाम कहलाता है डार्लिंग नदी। इसी डार्लिंग नदी के किनारे पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया देश का एक प्रसिद्ध नगर स्थित है, नगर का नाम कहलाता है सिडनी नगर के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया का सिडनी जो नगर है वो डार्लिंग नदी के किनारे पर स्थित है, सिडनी नगर, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नगर डार्लिंग नदी किनारे है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत है, ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर स्थित है, और यहीं पर इसकी एक सर्वोच्च पर्वत चोटी भी है, पर्वत चोटी का नाम कहलाता है, यहाँ पर पर्वतीय भाग में सर्वोच्च पर्वत चोटी है, पर्वत चोटी का नाम कहलाता है। तो ऑस्ट्रेलिया देश के मुझे बताएं आप जरा, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची पर्वत चोटी में हिंट दे रहा हूं, 2230 मीटर है, 2230 मीटर, 2230 मीटर ऊंची पर्वत चोटी माउंट कोसी उसको कहलाती है।
माउंट कोसियुस्को ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है 2230 मीटर, माउंट कोसियुस्को। बाईस सौ 30 मीटर ऊंचाई। तो ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर प्रमुख पर्वत है, नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट कोसियुस्को 2230 मीटर। तो नदियों का उद्गम होता है डार्लिंग नदी और मरे नदी। मरे नदी मुख्य, डार्लिंग इसकी सहायक नदी है। और डार्लिंग नदी किनारे नगर स्थित है, नगर का नाम कहलाता है सिडनी के नाम से। एक यहीं पर आपको जानकारी और दे देता हूं मैं, इससे रिलेटेड ही बात है, आपने नाम सुना होगा, यहाँ पर एक घास भूमि नाम कहलाती है डाउन्स, घास भूमि के नाम से जानी जाती है। इन्हीं नदियों के मध्य में घास भूमि है, घास भूमि का नाम कहलाता है डाउन्स, घास भूमि के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर ये घास भूमि है, इस घास भूमि का नाम कहलाता है डाउन्स, घास भूमि के नाम से जानी जाती है, डाउन्स घास भूमि। मरे व डार्लिंग नदियों के मध्य की ऑस्ट्रेलिया देश में प्रमुख घास भूमि है, घास भूमि का नाम कहलाता है डाउन्स घास भूमि के नाम से। तो एक तरफ डार्लिंग नदी, दूसरी तरफ मरे नदी, मध्य की घास भूमि डाउन्स घास भूमि। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है, ऐसी घास भूमि जो कि अर्थात 23.5 डिग्री के दक्षिण दिशा या 23.5 डिग्री के उत्तर दिशा में शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। इस मैप में छोटा सा यहाँ पर बात देखिएगा, 0 डिग्री, 23.5, इधर भी 23.5, 66.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री यहाँ लिखा, 66.5, इधर भी 66.5 और यह 23.5, यहाँ पर भी 23.5। ये जो क्षेत्र होता है इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, टेम्परेट जोन के नाम से जाना जाता है। टेम्परेट जोन में जो ग्रासलैंड होती है उसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि के नाम से। और यहीं पर आप में से कई जने पूछ रहे हैं मुझे ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है सर, वह भी बता दें। ग्रेट बैरियर रीफ है, देखिए यहाँ पर इधर की और ये जो है इसका समुद्र के अंदर एक संरचना है, नाम कहलाती है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, नाम कहलाती है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्वी किनारे पर नाम है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानी जाती है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या सबसे बड़ी जैविक संरचना हम लोग कह सकते हैं, नाम कहलाती है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। ये नदी जो दर्शाई ब्लैक में यहाँ पर कहलाती है डार्लिंग नदी, ये नदी जो दर्शाई नाम है मर्रे नदी। ये सारी बातें ऑस्ट्रेलिया से, इस पर्वत से रिलेटेड बातें हैं। डार्लिंग नदी का उद्गम मर्रे नदी का उद्गम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट कोसियुस्को के नाम से। और यहाँ पर समुद्री क्षेत्र में समुद्र का भाग है इधर की और प्रशांत महासागर का भाग है, और प्रशांत महासागर वाले भाग में समुद्र के अंतर्गत जैविक संरचना है, जीव जंतुओं से निर्मित संरचना है, सूक्ष्म जीवों से निर्मित, नाम कहलाती है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहें, कोरल रीफ कहें। कोरल रीफ का मतलब होता है जैसे देखिए भूमि का भाग हुआ, इस भूमि के भाग से हम समुद्र की ओर जाते हैं यहाँ पर इधर की ओर, तो समुद्र का यह भाग कहलाता है महाद्वीपीय मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से जाना जाता है, कहलाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के नाम से महाद्वीपीय मग्न तट। इस महाद्वीपीय मग्न तट के क्षेत्र में हजारों लाखों अरबों खरबों की संख्या में जीव जंतु आकर निवास करते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव। उन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों से निर्मित संरचनाएं होती है, चूने पत्थर से निर्मित होती है संरचनाएं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, और वो अपने मकानों का निर्माण करते हैं चूना पत्थर से मिलाकर। तो अरबों खरबों की संख्या में होंगे तो बहुत सारे रंग बिरंगापन होगा। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो बहुत ज्यादा रंग बिरंगेपन से युक्त होते हैं, उन जीवों के समूह को नाम दिया जाता है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या दुनिया की बड़ी सबसे बड़ी जैविक संरचनाएं नाम कहलाती है ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से। सर दिव्य कुमार साहब, दिव्या जी पूछ रहे हैं या कौन पूछ रहे हैं आप में से, नाम तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। सर वल्दाई की पहाड़ियां का मैंने चर्चा की थी, वल्दाई की पहाड़ियां वोल्गा नदी का उद्गम है, तो पहले की बातें अभी तो मत लेके आइए। वल्दाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी का उद्गम होता है, ये आप बारंबार आप पूछ रहे हैं, मैंने आपको आंसर दिया। वल्दाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी का उद्गम होता है। वोल्गा नदी यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। सर सिडनी मरे नदी पर स्थित है, मरे नदी पर नहीं है, सिडनी है वो डार्लिंग नदी पर स्थित है। अच्छे से जानकारी दे देता हूं हरेंद्र जी, बिल्कुल आप कंफ्यूज हो रहे हैं। सिडनी है वो डार्लिंग नदी के किनारे स्थित है, मरे नदी के किनारे स्थित नहीं है, अच्छे से यहां पर ध्यान रखिएगा। तो सिडनी है वो डार्लिंग नदी के किनारे पर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देश का प्रमुख नगर है, नाम कहलाता है सिडनी नगर। तो ये सारी बातें हमने चर्चा की, यहाँ पर देखिए घासभूमि बता दी, डाउन्स घासभूमि, शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। आगे हम चर्चा करेंगे कैसी होती है शीतोष्ण कटिबंधीय, आगे और डिटेल।
तो यार समझिएगा, इन दो नदियों के मध्य की घास भूमि डाउन्स घास भूमि। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, मेरिनो भेड़। विश्व प्रसिद्ध एक भेड़ की किस्म होती है, नाम कहलाती है मेरिनो भेड़ के नाम से। या इसी डाउन्स घास भूमि में एक भेड़ का पालन किया जाता है, नाम कहलाती है मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है डाउन्स घास भूमि में। मेरिनो भेड़ का पालन, उसके लिए प्रसिद्ध घास भूमि है, घास भूमि का नाम कहलाता है डाउन्स घास भूमि के बारे में। तो नोटिस करेंगे हम यहां पर पर्वत के बारे में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। मेरा टॉपिक आने दीजिए, मूंगे की चट्टान कोरल रीफ क्या होती है, चर्चा करूंगा डिटेल से। तो यहां पर आगे हम देखते हैं यहां पर्वत के बारे में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। पहला बिंदु देखिएगा, यह ऑस्ट्रेलिया देश के, यह ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर स्थित एक पर्वत है। ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर स्थित एक पर्वत है। इस पर्वत से मर्रे व डार्लिंग नदियों का उद्गम होता है। दो नदियां निकलती है, नदियों का नाम कहलाती है मर्रे नदी और डार्लिंग नदी के नाम से। मर्रे व डार्लिंग नदियों का उद्गम वाला पर्वत है, पर्वत का नाम कहलाता है अर्थात ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। सर्वोच्च पर्वत चोटी कहलाती है माउंट कोसियुस्को के नाम से। नोट करते जाना है जल्दी से। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट कोसियुस्को है। इस पर्वत चोटी की ऊंचाई 2230 मीटर, 2230 मीटर है। 2230 मीटर इसकी ऊंचाई है। पर्वत का नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पर्वत चोटी कहलाती है माउंट कोसियुस्को के नाम से। दो नदियों का उद्गम और ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर स्थित है। ये सारी बातें आपको महत्वपूर्ण है। इस पर्वत के अंतर्गत नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत। मर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य की घास भूमि कहलाती है डाउन्स घास भूमि के नाम से। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। तो यहीं पर मैं कुछ बातें और नोट करवा देता हूं, इससे रिलेटेड जो बातें आई। डाउन्स घास भूमि, डाउन्स घास भूमि, यह घास भूमि मर्रे व डार्लिंग नदियों के मध्य के मध्य में स्थित, साथ साथ नोट्स बनाते रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। यहां विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है।
मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है। तो मेरिनो भेड़ के लिए प्रसिद्ध है, नाम कहलाती है डाउन्स घासभूमि के नाम से। माउंट कोसियुस्को है, माउंट कोसियुस्को ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत स्थित है। तो माउंट कोसियुस्को मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत आती है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है, ऑस्ट्रेलिया देश की, नाम कहलाती है। नोट नहीं कर पाए तो जल्दी से नोट करिए। डाउन्स घासभूमि के बारे में मैंने आपको यहां पर लिखवाया। यह घासभूमि मरे व डार्लिंग नदियों के मध्य में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घासभूमि है। विश्व प्रसिद्ध मेरिनो भेड़ का यहां पर पालन किया जाता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। घासभूमि का नाम कहलाता है डाउन्स घासभूमि के नाम से। यहां तक आप नोट कर डालिए डाउन्स घासभूमि। और मैंने पर्वत लिखा था, नाम कहलाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के नाम से, जल्दी से नोट कर डालें अगर नोट ना किया है तो। ऑस्ट्रेलिया देश के पूर्वी किनारे पर मरे व डार्लिंग नदियों का उद्गम होता है और माउंट कोसियुस्को को सर्वोच्च चोटी और इसकी पर्वत चोटी की ऊंचाई 2230 मीटर है। माउंट कोसियुस्को आएगी ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत। मलिका जी आप जो पूछ रहे हैं आंसर, ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत यह पर्वत चोटी है और सर्वोच्च पर्वत चोटी है ऑस्ट्रेलिया देश की भी और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत की भी। कोशिका जी कह रहे हैं मेरे क्वेश्चन का आंसर बताएं। पूछिए आप अपना क्वेश्चन जल्दी से। लिख लिया? ठीक है, तो हमने यहां पर लिख डाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत के बारे में, डाउन्स घासभूमि के बारे में। और यहीं पर मैं आपको एक बात और लिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो तथ्य है इससे रिलेटेड। डार्लिंग नदी के किनारे, डार्लिंग नदी के किनारे, ये भी लिख डाले जल्दी। डार्लिंग नदी के किनारे ऑस्ट्रेलिया देश का सिडनी नगर स्थित है। ऑस्ट्रेलिया देश का सिडनी नगर स्थित है। ये कुछ बातें मैंने आपको इसमें एक्स्ट्रा बता दी, ये सारी बातें समझिएगा। मैप बता दे एक बार जल्दी से, पहले लिख डालें। जवाब देता हूं, आप जरा प्रश्न पूछिए जल्दी से। मैं देखे लगातार जब यहां पर लिखूंगा तब तो आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, वरना मैं आपके प्रश्नों के आंसर यहां पर देने का पूरा प्रयास करता हूं। जो भी प्रश्न आए उनको यहीं पर सॉल्व करें, रिलेटेड बातें हैं वो जरूर पूछेगा। अब आप पिछले पर्वत या पिछले टॉपिक का पूछेंगे तो शायद अभी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उतना फिर टॉपिक से भटका हो जाएगा। रिलेटेड प्रश्न हो तो आप जरूर पूछेगा, मैं आपको जरूर यहां पर आंसर दूंगा उसका। नोट कर लिया आप लोगों ने? चित्र के रूप में हमने यहां पर बनाया था, याद करिए। चित्र ने बनाया हो तो जल्दी से आप यहां पर नोट कर लीजिए। 23.5 डिग्री उष्ण कटिबंध और 23.5 से 66.5 का मध्य कहलाता है उष्ण, शीतोष्ण व शीत कटिबंध। अभी इसका मैं चित्र आपके सामने अलग से बना दूंगा जल्दी से। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध क्या होते हैं, अभी मैं इसको जो घासभूमि लिखी इससे रिलेटेड बात आई थी, मैं अभी आपको जरा जल्दी से समझा दूंगा। साढ़े 23 डिग्री या मकर रेखा कहां पर होती है अभी मैं आपको दर्शा दूंगा। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण व शीत कटिबंध क्या होते हैं वो सारे मैं आपको ग्रासलैंड के टाइप में मैं आपको बताऊंगा। शीतोष्ण और शीत का इंग्लिश में भी नाम अभी बता दूंगा। अगला जो चित्र मेरा होगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, इंग्लिश में क्या नाम दिए जाते हैं, कहां पर होते हैं, वो सारी बातें मैं भी आपको इसमें दर्शा दूंगा। उष्ण और शीतोष्ण में कंफ्यूजन हो रहा है, अभी दूर कर देंगे। ये चित्र बना लिया होगा आप लोगों ने? चित्र बना लिया होगा तो मैं आगे अभी क्लियर कर देता हूं। उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या नाम दिए जाते हैं, वो सारे आपको चित्रों के बारे में यहां पर चर्चा कर देंगे। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में भी लिखवा देता हूं। यह विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ कहलाती है। तो यहां पर आगे एक मेरा बिंदु और समझिएगा। यहां चित्र आप लोगों ने बना लिया, आगे देखें। यहां पर मैं आपके सामने एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, जरा अच्छे से देखिएगा। कुछ लोगों के लिए 0 डिग्री या भूमध्य रेखा कहें या इक्वेटर कहें, इंग्लिश हिंदी दोनों में नाम बोलूंगा, जरा सुनिएगा। 0 डिग्री या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। इधर है 23.5 डिग्री जिसे कहते हैं कर्क रेखा, और इधर 23.5 डिग्री होती है, नाम कहलाती है मकर रेखा। 23.5 साउथ में, 23.5 कहलाती है नॉर्थ में। ये कहलाती है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से। कर्क रेखा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से, नाम कहलाती है कर्क रेखा, और ये कहलाती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से। कोई बात नहीं, पहले बता चुका हूं, जल्दी से चर्चा करूंगा 2 मिनट में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहां पर कहलाती है 66.5 डिग्री की रेखा होती है, इसका नाम दिलाता है। और इधर भी 66.5 डिग्री 66.5 कहलाती है। इसको कहलाएंगे आर्कटिक रेखा या आर्कटिक सर्कल के नाम से, और यह भी कहलाता है अंटार्कटिक सर्कल के नाम से। अंटार्कटिका महाद्वीप इधर ही है तो नाम कहलाता है अंटार्कटिक रेखा के नाम से, या अंटार्कटिक सर्कल भी कह सकते हैं। ये बातें मैंने आपके सामने यहां पर की। यहां पर जरा और समझेगा, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण व शीत कटिबंध क्या होता है जरा सुनिएगा। 23.5 से 23.5 के मध्य में सूर्य का तापमान अधिकांश समय सीधा गिरता है, और सूर्य का तापमान सीधा गिरेगा तो गर्मी ज्यादा होगी, और गर्मी ज्यादा होगी तो यहां पर यह क्षेत्र कहलाता है उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंध पूरा ये क्षेत्र कहलाता है कर्क रेखा से मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न उष्ण कटिबंध, या इसी को नाम देते हैं, इंग्लिश में नाम कहा जाता है टोरिड जोन कहा जाता है, TORRID, टोरिड जोन, टोरिड जोन के नाम से जाना जाता है। तो ये कहलाता है टोरिड जोन या उष्ण कटिबंध। 23.5 से 23.5 मैंने घासों में लिखवाई थी शीतोष्ण कटिबंध, ये तो अभी आएगा नाम यहाँ पर। वैसे यहाँ पर होता है 90 डिग्री, और इधर भी होता है 90 डिग्री, या ध्रुवीय क्षेत्र हम कह सकते हैं। 66.5 से 90 के मध्य सूर्य का तापमान अत्यधिक तिरछा गिरता है, और अत्यधिक तिरछा गिरेगा तो सर्दी होगी यहां पर। यह पूरा क्षेत्र कहलाता है 66.5 से 90 तक का क्षेत्र, इसको नाम देते हैं शीत कटिबंध। यह भी कहलाता है शीत कटिबंध, इंग्लिश में भी नाम देखते हैं शीत कटिबंध के नाम से। सर्दी बहुत ज्यादा होगी, नाम कहलाएगा शीत कटिबंध। फ्रिज जैसा एकदम ठंडा होगा, बर्फीला क्षेत्र, तो बस नाम ऐसा ही कुछ पड़ जाएगा, नाम कहलाता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन के नाम से, यह भी कहलाएगा फ्रिजिड जोन के नाम से। फ्रिज जैसा ठंडा नाम पड़ गया फ्रिजिड जोन। अब इन दोनों के मध्य का क्षेत्र देखिए, जो मैंने डाउस घासों में बताई थी, नाम कहलाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घासों में। यहाँ सर्दी ज्यादा या गर्मी ज्यादा, दोनों के मध्य का क्षेत्र, सर्दी और गर्मी दोनों का प्रभाव नाम पड़ गया शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध के नाम से, इसको कहते हैं, यह भी कहलाएगा शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। नोट कर लिया होगा, जल्दी से नोट करते जाइएगा साथ साथ, शीतोष्ण कटिबंध। कोई बात नहीं, कई बार मैं टॉपिक 2 बार समझा दूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़िया से समझ में आना चाहिए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सारी बातें महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसका इंग्लिश में नाम देते हैं शीतोष्ण कटिबंध का कहलाता है टेम्परेट जोन, टेम्परेट जोन के नाम से, यह भी कहलाता है टेम्परेट जोन। अब 23.5 से 66, 23.5, 66 के मध्य की जो घास भूमि होगी वो कहलाएगी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि, और कर्क रेखा से मकर रेखा के मध्य की जो घास भूमि होगी वो कहलाएगी उष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहलाती है। उष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहलाती है, वो कहलाती है 23.5 से 23.5 के मध्य में, और जो 23.5 से 66 के मध्य की घास भूमि होगी वो कहलाएगी शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि कहलाती है, या टेम्परेट ग्रासलैंड कहलाती है। टोरिड ग्रासलैंड एंड टेम्परेट ग्रासलैंड के नाम से जानी जाती है। तो फ्रिजिड, टेम्परेट एंड टोरिड जोन, इधर भी वैसे 5 तापमान कटिबंध हो गए, 2 शीत वाले, 2 शीतोष्ण और 1 हो गया उष्ण कटिबंध पूरा ये। तो संपूर्ण पृथ्वी को तापमान के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर 5 ताप कटिबंधों या 5 तापमान पेटियों में बांटा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चंस के बारे में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। काफी पर्वत कल और आज में भी हमने 2-3 पर्वत आज देखे, कुछ कल में देखे थे, और उस हमने देखा स्कैंडिनेवियन, फेनो स्कैंडिनेवियन, ताप कटिबंध इत्यादि के बारे में, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति संरचना है। तो ये सारी बातें हैं जो मिलाकर कहलाता है। हमने यहाँ पर आज जो मुद्दे चर्चा किया, प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं, प्रश्न भी करेंगे, क्वेश्चंस भी कल कुछ हमने चर्चा की थी, कहा था क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, तो आज बस अब क्वेश्चन के बारे में आगे देखते हैं। आंसर देने के लिए तैयार रहेगा। पिछले सारे जितने पर्वत बताए उनसे रिलेटेड यहाँ पर कई सारी बातें आपके सामने लिखूंगा, आंसर आपको देना होगा। जल्दी से बताइएगा आंसर जब मैं आपके सामने प्रश्न रखूंगा, ठीक है।
तो देखते हैं प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस, जूरा पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है। यूराल पर्वत से वोल्गा नदी का उद्गम होता है। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी, आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट ब्लांक है। और चौथा सेंटेंस, फ्रांस व स्पेन के मध्य लिechtenstein देश स्थित है। चार सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखे, आपको बताना है। थोड़े समय बाद में मेरी बुक मिल जाएगी आपको, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, सभी जगह मिलेगी। बस थोड़ा धैर्य रखिएगा, लॉकडाउन जब खुल जाएगा उस समय हम आगे उसको भिजवा देंगे। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? अभी तो आप मेरे यहां पर सवालों के जवाब दीजिए, कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। इतना सरल नहीं है प्रश्न ये जो मैंने आपके सामने रखा है। मेरे ज्यादातर मैंने आपको प्रश्न गए थे, चार चार सेंटेंस लिखे होंगे, पहचान करना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ए ऑप्शन, सी, बी और डी, चार ऑप्शन मैं आपके सामने दूंगा। बताना है आपको कौन कौन से सही है। वन व टू, थ्री व फोर, केवल तीन और 1 2 3 4। जल्दी से आंसर दीजिएगा आप मुझे। जूरा पर्वत फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। यूराल पर्वत से वोल्गा नदी का उद्गम होता है। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट ब्लांक है। फ्रांस और स्पेन के मध्य लिechtenstein देश स्थित है। जल्दी से आंसर दें। अभी तक तो देखिए ज्यादातर जने गलत आंसर दे रहे हैं, मेरे पास में सही आंसर नहीं आया अभी तक। कई जने, कोई बी दे रहा है, कोई सी दे रहा है, कोई ए दे रहा है, कोई डी दे रहा है, एक तो सही होना ही है। अब यहां पर जल्दी से बताएं मुझे क्या आंसर होगा इसका। मैंने कहा था ये सरल प्रश्न नहीं है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न दिया है मैंने आपके सामने। अगले वाला प्रश्न और भी कठिन मैं आपको दूंगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। यहां देखिए, जूरा पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाता है, यह बिल्कुल सही नहीं है। जूरा पर्वत किन किन की सीमा बनाता है? जूरा पर्वत यहां पर सीमा बनाता है फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है जूरा पर्वत। जूरा का तात्पर्य होता है जंगल, तो जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य सीमा बनाता है, ना कि फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा बनाता है। तो पहला सेंटेंस तो गलत हो गया यहां पर, देखें पहला सेंटेंस यहां पर गलत हुआ। अगला जो सेंटेंस है, यूराल पर्वत से वोल्गा नदी का उद्गम होता है। यूराल पर्वत से वोल्गा नदी का उद्गम नहीं, यूराल पर्वत से तो यूराल नदी का उद्गम है, वोल्गा नदी का उद्गम होता है यूरोपीय रूस के क्षेत्र में वल्दाई की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। वल्दाई की पहाड़ियां, वहां से उसका उद्गम होता है, नाम कहलाता है अर्थात वोल्गा नदी।
यहां मैंने चित्र में दर्शाया था, याद करिए। वल्दाई की पहाड़ियों से नदी का उद्गम होता है वोल्गा नदी और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो ये चित्र महत्वपूर्ण था, कच्चा चिट्ठा याद करिए, जिन्होंने बनाया है तो बढ़िया से रिवाइज कर पाएंगे। यहाँ पर वल्दाई की पहाड़ियों से वोल्गा नदी का उद्गम होता है, यूराल पर्वत से तो यूराल नदी का उद्गम है। सेकंड सेंटेंस भी गलत हुआ, यहां पर मैंने चित्र के रूप में आपको दर्शाया था, जो सेकंड सेंटेंस भी गलत है। यूराल पर्वत से यूराल नदी का उद्गम है, वोल्गा नदी का उद्गम नहीं है। आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट ब्लांक है और माउंट ब्लांक आती है फ्रांस देश में और उसकी ऊंचाई है 4808 मीटर। पूरे यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी नाम कहलाती है माउंट ब्लांक के नाम से। तो थर्ड सेंटेंस केवल अभी तक यहां पर सही है, पहला और दूसरा यहां पर क्या हो गया, गलत है। फ्रांस और स्पेन के मध्य लिचेनस्टीन देश स्थित है। फ्रांस और स्पेन के मध्य कौन सा देश स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। लिचेनस्टीन तो नहीं है, मैंने आपको कल बताया भी था, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। फ्रांस और स्पेन के मध्य में देश कौन सा स्थित है, छोटा सा एक देश स्थित है फ्रांस और स्पेन के मध्य में। फ्रांस और स्पेन के मध्य में देश का नाम कहलाता है अंडोरा देश कहलाता है, अंडोरा। अंडोरा देश है फ्रांस और स्पेन के मध्य में, जहां पिरेनीज पर्वत का विस्तार है। तो लिचेनस्टीन देश नहीं है। यहां पर आंसर होगा फ्रांस और स्पेन, पहला केवल तीसरा सेंटेंस सही है, आंसर कहलाएगा यहां पर सी ऑप्शन सही है, केवल 3। अब केवल एक से काम नहीं चलना था, चारों सेंटेंस पता थे तभी आंसर आएगा। अंगोला नहीं है, अंगोला तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, अंगोला नहीं है, अंडोरा देश है। कंफ्यूजन करेगा, अंगोला अफ्रीका महाद्वीप में, अंडोरा है यूरोप महाद्वीप में, फ्रांस और स्पेन के मध्य में। तो ये प्रश्न हुआ पहला प्रश्न। अगला और भी कठिन आपको प्रश्न देने जा रहा हूं, जरा जल्दी से उसको बढ़िया से सॉल्व करना आप मेरे सामने। सेकंड प्रश्न, बहुत सारे आंकड़े पूछे थे आपने मुझे, अब आंकड़ों की आपकी टेस्टिंग। निम्नलिखित पर्वत चोटियों को, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। बढ़ते हुए क्रम में बताना है, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होगा अभी चर्चा करेंगे आपके सामने, आप ही डिसाइड करिएगा। तो पहले मेरे आंसर यहां पर देखिएगा ऑप्शन, माउंट किलिमंजारो, दूसरा माउंट ब्लांक, माउंट देनाली, और चौथा है माउंट कैमरून। 4 पर्वत चोटियों के मैंने नाम लिखे, इन्हें बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है। तो आंसर सुनिएगा, ए, सी, बी और डी, 4 ऑप्शन है आपके सामने। इनको बढ़ते हुए क्रम में दर्शाना है, सबसे कम वाली सबसे पहले और उसके बाद में सबसे ज्यादा वाली होगी वो उसके बाद में। यहां पर मुझे जरा आप बिना ऑप्शन के बताइए जरा कौन कौन सी सही होगी, मैं ऊंचाइयों के साथ में आपके सामने दर्शाऊंगा। पहले चलिए बिना एबीसीडी ऑप्शन में आप मुझे बताइएगा, 1 2 3 4 क्रम में सजाकर जरा आंसर दें अपना जल्दी से। बढ़ते हुए का मतलब हुआ लोअर टू हायर, कम से ज्यादा की ओर इसमें बताना है। माउंट किलिमंजारो में सबकी ऊंचाई भी बताऊंगा अभी आपको, कौन कौन सी इनकी ऊंचाई है, जरा इनको आपको बताना है बढ़ते हुए क्रम में, यहां पर आपको दर्शाना है। जैसे अरुणा जी ने आंसर दिया 4 3 2 1, और भी कई जने अपने आंसर दीजिए। जल्दी से आंसर दें। आंसर जल्दी से दीजिएगा मुझे। 2 3 4 1 4 2 1 3 4 3 2 1, कई जने अपने अपने आंसर दे रहे हैं। अभी भी सी ब्लॉक खाली छोड़ रखा है, क्या पता आप सही बताएं उसमें। तो
जल्दी से मुझे बताइएगा, मैं ऊंचाइयों के साथ में यहाँ पर दर्शाऊंगा आपको किन किन की पर्टिकुलर एग्जैक्ट ऊंचाई मैंने आपको बताई थी, याद करिए। मैंने कहा था आंकड़े याद रखना भी कुछ महत्वपूर्ण है, प्रमुख पर्वत चोटियों के, सारों के चाहे ना भी याद रखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऊंचाई आपको बतानी है। यहाँ पर मैं यहाँ पर ऊंचाई के सामने आपके सामने क्रम डिसाइड करूंगा, फिर आपको आंसर देना होगा। या पहले आंसर दीजिए आप जल्दी से मुझे जरा, क्या पता सही आंसर लिख भी दिया हो मैंने आपके सामने और आप सही बताएंगे, हो सकता है छोड़ दिया, उसके लिए सी कॉलम मैंने यहाँ पर खाली छोड़ा है। जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना थोड़ा कठिन है इसमें, लेकिन मैंने बताए थे आपको सारे। तो ठीक है, आपके आंसर आए। माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो पर्वतचोटी सही आएगा तो भरूंगा मैं आपके सामने यहाँ पर सी में, नहीं तो अन्यथा मेरे ख्याल से सही लिख दिया होगा इसमें, शायद हो सकता है। तो देखिए मैं ऊंचाइयां लिख रहा हूं इनकी यहाँ पर साथ साथ आपके। माउंट किलिमंजारो पर्वत चोटी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कही जाती है, तंजानिया देश के अंतर्गत स्थित है, 5,895 मीटर है, 5895 मीटर, 5,895 मीटर ऊंचाई है किलिमंजारो, तंजानिया देश में आती है, अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। माउंट ब्लांक, माउंट ब्लांक है फ्रांस देश में आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, पूरे यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी कही जाती है, 4,808 मीटर, 4808 मीटर है, 4,808 मीटर। माउंट देनाली, माउंट देनाली दूसरा नाम है माउंट अर्थात मैकिनले का, जो रॉकीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अलास्का क्षेत्र के अंतर्गत आती है, इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, 6194 मीटर है यहां पर। और माउंट कैमरून, माउंट कैमरून अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी और पर्वत चोटी भी है, 4040 मीटर है यहां पर। तो बस क्रम सेट हो जाएगा, यहां पर ऊंचाइयां लिख दी है मैंने। सबसे कम ऊंची कौन सी है? सबसे कम ऊंची पर्वत चोटी है माउंट कैमरून, कैमरून देश के अंतर्गत स्थित है और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र अफ्रीका महाद्वीप का। माउंट ब्लांक यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी, फ्रांस देश में आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, आल्प्स की सर्वोच्च, यूरोप महाद्वीप की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, 5,895 मीटर, तंजानिया देश में। और माउंट देनाली 6,194 मीटर है और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो क्रम बन जाएगा, देखिए कम से ज्यादा की ओर बताना बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ता हुआ मतलब लोअर टू हाइयर, कम से ज्यादा की ओर या कम ऊंची से ज्यादा ऊंची। तो पहला हो जाएगा माउंट केनिया, सॉरी माउंट कैमरून, कैमरून के बाद में हो जाएगा आपके यहां पर आंसर माउंट ब्लांक, 4, 2, 1 और 3, 4, 2, 1 व 3, 4, 2, 1, 3 अभी तक आया भी नहीं है इसमें। देखिए 4, 2, 1, 3 महेश जी ने आंसर दिया है, कई जनों ने सही दिया है, 4, 2, 1, 3 यहां पर आंसर होगा इसका, 4, 2, 1 और 3। ये मैंने ब्लैक में जो लिखा है ये इसका सही करेक्ट आंसर है, 4, 2, 1, 3 के नाम से। तो ये यहां पर 4, 3, 2, 1 है, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4 यहां पर 2, उसके बाद 1 और सबसे ऊंची होगी देनाली, फिर 1 और 3, ये लगातार ब्लैक में जो लिखा ये क्रम यहां पर सही है। चेक कर लेते हैं, देखिए 4,000 मीटर 4, फिर उसके बाद 4808 2, फिर हो जाएगा यहां पर 1 किलिमंजारो और लास्ट में आएगा 3। बढ़ते हुए क्रम में यहां पर लिखना है, ये ऑप्शन यहां पर सी ऑप्शन यहां पर सत्य है। तो ये सारी पर्वत चोटियां लिखवा चुका हूं मैं, याद करिए ये यहां पर महत्वपूर्ण है आंसर। तो मैंने दो प्रश्नों के हमने आपके सामने चर्चा की, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला एक और प्रश्न देखिएगा जल्दी से जरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस, पिरेनीज पर्वत फ्रांस व स्पेन की सीमा बनाता है। दूसरा, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी अकांकागुआ है। उपरोक्त में से
कौन सा या कौन से कथन, कौन सा या कौन से कथन सत्य है? कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तो ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखिए। केवल एक, बी ऑप्शन होगा केवल 2, सी ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, और ये है ना तो 1 व ना ही 2। कौन सा आंसर सही होगा जल्दी से बताएं जरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिरेनीज पर्वत फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाता है, सही है। फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत पिरेनीज पर्वत है। आरएस प्री में 3 साल पहले प्रश्न पूछा गया था, यही सिंपल सिंगल लाइन जैसा। पिरेनीज पर्वत कौन कौन से देशों के मध्य सीमा बनाता है? तो हमारा आंसर होगा फ्रांस और स्पेन के मध्य, बिल्कुल सही है सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस, एंडीज पर्वत की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट अकांकागुआ है। अकांकागुआ पर्वत चोटी है 6960 मीटर ऊंचाई, अर्जेंटीना व चिली देशों की सीमा पर। तो हिमालय व उसकी निकटवर्ती पर्वत चोटियों को छोड़कर सबसे ऊंची पर्वत चोटी कही जाती है, यह भी सेंटेंस सत्य है। तो दोनों सेंटेंस सही होंगे, आंसर कहलाएगा सी ऑप्शन सही है, 1 व 2 दोनों। अगर 1 घंटे का पता नहीं चला है कब जल्दी निकल गया तो सही दिशा में जा रहे हैं, और अगर पता नहीं बड़ा मुश्किल से लग रहा है कब 1 घंटा निकला है तो बड़ा समझ लीजिए पढ़ने की दिशा हमारी गलत है। तो ये सारा मैंने आपके सामने प्रश्न लिखे। ये जो मैं सारे प्रश्न लिख रहा हूं वो समझ लीजिए आईएएस के लेवल के हैं। मैंने खुद ने आईएएस का इंटरव्यू दिया, तो मैं उसके अनुभव के आधार पर ही आपको बता रहा हूं कैसे प्रश्न उसमें बना करते हैं, किस लेवल के कठिनता आती है। ये शायद अभी भी सरल प्रश्न है, इससे भी भारी लेवल के आईएएस के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जो जो हम बढ़ते जाएंगे आगे चर्चा करते जाऊंगा। कल मैं आपके सामने बहुत भारी प्रश्न रखूंगा, प्लेट टेक्टोनिक से साथ में जोड़ते हुए आते ही प्रश्नों की बौछार करूंगा कल शुरुआत में, याद रखिएगा। शुरू का 15 मिनट लगातार कल प्रश्नों के ऊपर होगा। संडे है कल, नहीं सॉरी संडे नहीं, मंडे के दिन कल तो आपका टेस्ट रहेगा। टेस्ट आपको कल क्लास भी है, सॉरी हाँ क्लास भी रहेगी। कल क्लास है संडे के दिन, और तैयार रहिएगा। कल प्रश्नों की बौछार के लिए तैयार रहना, जितने भी पढ़ा है और उसको बढ़िया से मैं आपके सामने प्रश्न रखूंगा। ठीक है, धन्यवाद।